सुमी दुल्हन बनकर रोशन के घर आ गई थी। इतनी सुंदर दुल्हन पाकर रोशन जहाँ फूला नहीं समा रहा था, वहीं उसके माँ बाप भाई बहन की भी खुशियों का पारा बार ना था। पहले पहल बेटी की शादी सुमी के पापा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा दिल खोलकर खर्च किया था। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की भला किसे अच्छी नहीं लगेगी। सारे रिश्तेदारों में बस एक ही जिक्र था कि कितनी भाग्यशाली है रीमा, रोशन की माँ, जो चांद सी दुल्हन लाई हैं। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार विदा हो रहे थे। घर में रोशन, उसके माँ बाप, भाई बहन और देवेश, जो उसके पापा के दोस्त का लड़का था और अब अनाथ था क्योंकि उसके पेरेंट्स एक दुर्घटना में मारे जा चुके थे। तब से उन्हीं के साथ उनके घर में रहता था। अशोक, रोशन के पिता, उसके बेटे जैसा ही मानते थे। वो भी अशोक के साथ प्रॉपर्टी बिजनेस में लगा हुआ था, जबकि उन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि अगर वो पढ़ाई पूरी करना चाहे तो कर ले, पर उसका इंटरेस्ट बिजनेस में ही था। रोशन उसे अपना अच्छा दोस्त और मेंटर मानता था क्योंकि उसने रोशन को बहुत कुछ सिखाया और गाइड किया था। दोनों छोटे भाई बहनों से भी उसकी खूब छन थी। अगर घर में कोई था जो उसे कम पसंद करता था तो वो थी रीमा, रोशन की माँ। उन्हें लगता कि वैसे ही कम बड़ा परिवार था जो एक अनाथ बच्चे को शरण दे दी घर में, जैसे कोई आश्रम हो। कई बार उनकी अपने पति से बहस हो जाती इस बात पर, लेकिन वो कभी उनकी बात को तवज्जो न देते। आज रोशन की शादी में सारे काम भाग भाग कर देवेश ने ही संभाले थे। बड़ी जिम्मेदारी से सारा हिसाब किताब किया उसने। सभी बहुत तारीफ कर रहे थे। सुमी और रोशन को मंदिर ले गई रीमा जी। आज उनका कमरा भी सजा दिया गया था। दोनों ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले थे आज के दिन से। सुमी बहुत प्यारी लग रही थी। गोरा दूधिया रंग, गुलाब की पंखुड़ी से होंठ, बड़ी बड़ी कजरारी आँखें और उनमें पसरा भोलापन। कोई भी उसे देखे तो होश खो बैठे। रोशन ने जिद पकड़ ली कि मैं बाइक पर बैठाकर पहले उसको आइसक्रीम खिला के लाऊंगा। रीमा ने लाख समझाया कि बेटा, आज ऐसे घर से बाहर नहीं जाते, कल से कहीं भी जाना ऐसे अपशगुन मानते हैं। पर उसने एक ना सुनी। आखिर बच्चों के आगे किसकी चली है। अशोक ने भी रीमा को डांट दिया कि आज के ज़माने में क्या दकियानूसी बातें करती हो, बच्चों को उनकी ज़िंदगी के अनुसार जीने दो। दोनों खुशी खुशी बाहर चले गए। अब तो सुमी और भी खूबसूरत लग रही थी। जीन्स टॉप में खुले रेशमी बाल, लाल मांग भरी थी, हाथों में चूड़ा, आधुनिकता और पुरानी संस्कृति का अनोखा मिश्रण। आंखों में लाज भरे प्यार से बोली, मम्मी जी, बस जल्दी ही आ जाएंगे, ये जिद कर रहे हैं। रीमा भी बनावटी गुस्से से बोली, चलो जाओ, दोनों की मिली भगत है, सब जानती हूँ। दूर तक नज़र भर कर दोनों को देखती रही सीमा जी, जब तक मोटरसाइकिल आंखों से ओझल ना हो गई। होनी को कौन जान सकता है। आज तक, कल तक जिस घर में खुशियों की शहनाइयाँ बज रही थीं, आज वहाँ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमी और रोशन हंसते मुस्कुराते गए थे और लौटे तो थोड़े परेशान थे। दोनों ज़्यादा बोले नहीं और चुपचाप कमरे में चले गए। सबको लगा थक गए होंगे, रेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन टोका भी नहीं। पर रात 12 बजे के करीब सुमी की घबराई हुई चीखने की आवाज़ सुन सब ऊपर उनके कमरे में दौड़े तो दोनों ही उल्टियाँ कर रहे थे। रोशन की हालत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। सुमी ने बताया, जब से आइसक्रीम खाई थी कुछ भारीपन तो लग रहा था, पर आप गुस्सा होंगे इसलिए नहीं बताया। रीमा सिर पकड़कर बैठ गई। अरे नादान लड़की, जल्दी बता देती तो उसी वक्त कुछ इलाज तो शुरू कर देते। अब इतनी रात को डॉक्टर भी कहाँ मिलेगा। खैर, रोशन और सुमी की बिगड़ती हालत को देखकर अशोक जी ने पास के नर्सिंग होम से बात की और झटपट दोनों को वहाँ एडमिट करा दिया। दोनों ही ज़बरदस्त फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे। देवेश बड़बड़ा रहा था कि वो उस आइसक्रीम पार्लर वाले को छोड़ेगा नहीं, लेकिन इस सबसे रोशन की कीमती ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती थी। और वही घट गया जिसकी कोई उम्मीद सपने में भी नहीं कर रहा था। सबको आंसुओं में डूबा छोड़ रोशन इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। सुमी की भी हालत बहुत नाजुक थी, पर जिंदगी की डोर नहीं टूटी थी अभी। सारे घर में नीरवता, स्तब्धता व्याप्त थी। लोग सहानुभूति जता के जा चुके थे। सुमी बहुत कमजोरी में अपने कमरे में पड़ी बदहवास रोशन के बारे में बार बार पूछती और कोई उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। आज महीना भर निकल चुका था उस बात को। सुमी भी समझ चुकी थी कि उसके जीवन में बाहर आने से पहले ही पतझड़ आ चुका है। वो खुद को कोसती
और उस क्षण को भी जब वो रोशन के साथ आइसक्रीम खाने बाहर गई थी। भगवान से भी उसे शिकायत रहती कि रोशन के साथ ही उसे क्यों नहीं उठाया उसने। कल तक जो लोग उसे पलकों पर बैठाने को तैयार रहते, आज वो उसे सीधे मुंह बात तक करने को तैयार नहीं। सारे घर के नौकर हटा दिए गए थे और एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। इतना तक होता तो शायद वो दिल को समझा लेती, पर किसी को उससे सहानुभूति तो दूर की बात, उसे इंसान भी न समझा जाता। बात बात पर आते ही हमारा बेटा खा गई, अभागन, नसीबों जली, न जाने क्या क्या सुनना पड़ता। कितना अजीब रिवाज है हमारे समाज का। जिस लड़की को इतने चाव से दुल्हन बना के लाते हैं, अपना पूरा घर औलाद सौंपने को तैयार हो जाते हैं, उससे ऐसा अमानवीय व्यवहार, ये कहाँ की मानवता है, प्यार है। ऐसे तो कोई जानवर भी संग रहे तो उससे भी प्यार हो जाता है। यहाँ तो जीता जागता इंसान थी वो सुमी। बड़े दुख की बात थी कि उसके अपने माँ बाप ने भी उससे आंखें फेर ली थी। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। बुढ़ापे में खुद बहू बेटे के सहारे थे, ऐसे में विधवा लड़की का साथ देने की हिम्मत ना जुटा पा रहे हों। लेकिन जो भी था, ये इस जालिम समाज का बड़ा क्रूर मजाक था। तमाचा था उस सभ्यता की तथाकथित दीवारों पर जो हम सब अपने आसपास खड़े किए रहते हैं। कितने ही उत्सव मनाते, रास रंग रचते, प्यार मोहब्बत के दावे करते हैं, पर जरा सी ऊंच नीच में सब खोखले वादों और दावों की हवा निकल जाती है। पूरे घर में बस एक ही शख्स था जो उसे कुछ सहानुभूति रखता था, और वो था देवेश। शायद वो अपने माँ बाप को खो चुका था और किसी अपने को खोने का दर्द महसूस कर सकता था। वो जानता था कि रोशन के जाने में सबसे ज़्यादा असर तो सुमी पर ही पड़ा था। बेचारी इतनी छोटी उम्र में वैधव्य का दुख झेलने को मजबूर थी, साथ ही अपने लोगों की बेरुखी और दुर्व्यवहार भी। सुमी की पूरी कोशिश रहती कि वो घर वालों को खुश रखे, उन्हें उस पर बोलने का मौका कभी ना दे, पर आए दिन कोई ना कोई बात हो ही जाती। अभी पिछले दिनों रीमा जी की बड़ी बहन उनके घर आई हुई थी। वो किसी न किसी बात पर रीमा को हड़काती रहती। अरे जवान बहू पर नज़र रखा करो, देखो तुम्हारे छोटे बेटे से कैसे हंस के बात कर रही थी। उस समय सुमी स्तब्ध रह गई। उसने हमेशा अपने देवर को अपना छोटा भाई माना था। अब यह जहर घोलना बाकी था उसकी सास के मन में। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। देवेश भी उस वक्त ये बात देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ही सुमी को बताया कि इनकी अपने पति बहू बेटे पर तो कुछ चलती नहीं, आ गई दूसरों के घर में आग लगाने। वो तो उन लोगों की और भी हकीकत बताने जा रहा था, पर सुमी ने हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ आप मेरी मुसीबतें और ना बढ़ाएं। उसे डर था कि कहीं उसका नाम देवेश से ना जोड़ दिया जाए। देवेश जब भी उसकी सहायता करने को हाथ बढ़ाता, वो बेदर्दी से उसे इग्नोर कर देती, जबकि वो जानती थी कि सिर्फ वो ही ऐसा है जो उसकी पीड़ा को समझता है। पर वो खुद को बदनसीब समझने लगी थी और चाहती थी कि उसकी बदनसीबी का साया देवेश की ज़िंदगी न खराब कर दे। सुमी की दिन रात होती बेइज्जती देख देवेश का खून जलता। वो चाह के भी उसकी बातों से दिल हटा नहीं पा रहा था। जब तक उसे सुमी की मासूमियत पर तरस और घर वालों की बेरुखी पर गुस्सा आता, पर सुमी की तरफ से कभी तो उसे कोई इशारा मिलता कि वो उसके साथ को तैयार है। उस दिन फिर किसी बात को लेकर सुमी की सास उसे बुरा भला कह रही थी। अरे ये नैन मटक्का करना है तो अपने पियर जाओ, यहाँ हमारी जवान बेटी है, इस पर कितना गलत असर पड़ेगा। सुमी गिड़गिड़ाई, मुझे क्यों जलील करते हैं आप सब? क्या कोई बाहर से डिलीवरी मैन आएगा, उससे सामान लेना भी गुनाह है? आज पहली बार सुमी ने उन्हें पलट कर बोला था और रीमा जी का हाथ उठ गया। पल भर को सुमी स्तब्ध रह गई और उसने कुछ पलों में कमरे में जाकर कुछ सोचा। उसे लगा कि ये लोग उसकी निर्दोषता नहीं मानेंगे। किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो क्यों ना इस ज़िंदगी को समाप्त कर लिया जाए। पर कैसे? बहुत तरीके सोचे उसने, पर हिम्मत ना जुटा पाई। कुछ ना सोचने की स्थिति में घर से बाहर निकल गई और पास ही एक पहाड़ी थी, उसकी तरफ बढ़ निकली। बिना कुछ सोचे समझे वो कूदने ही वाली थी कि किसी की बलिष्ठ बाहों ने उसे रोक लिया। बेसुधी में वो बड़बड़ाई, मुझे मरने दो, मैं जीना नहीं चाहती। यह देवेश था जो संयोग से उधर से निकलते हुए उसके पीछे हो लिया था और ठीक समय पर उसे बचा लिया। ये क्या पागलपन है? उसने मीठी सी झिड़की लगाई सुमी को।
मैं किसके लिए जीऊँ? मैंने हर संभव कोशिश की, पर ये लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। सुमी रोते हुए बोली। तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में दुखी, और भी बहुत लोग हैं। कभी चलना मेरे साथ, दिखाऊंगा तुम्हें। भगवान ने तुम्हें अच्छा दिल दिमाग दिया है, पढ़ी लिखी हो, रोशन की ब्याहता हो, तुम्हारा अधिकार है यहाँ। अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करो। देवेश बोलता रहा और वो टकटकी लगाए उसे देखती रही। पहली बार किसी ने इतने अधिकार से उसे कुछ सकारात्मक बातें बोली थी। उसका दिल हुआ कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। फिर देवेश ने उसे समझाया, तुम ऐसे घर जाओ जैसे कुछ ना हुआ हो। मैं परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा। पहले तुम जो करना चाहती हो, बनना चाहती हो, बनो। फिर देखना ये लोग भी ठीक हो जाएंगे। सुमी को पहली बार रोशन के जाने के बाद ये एहसास हुआ कि वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली नहीं है। कोई है जो उसका दुख दर्द समझता है। जरा सी सहानुभूति पाकर वो फूट फूट के रो पड़ी। देवेश ने उसे रोने दिया। इतने दिन का गुबार था, निकलना जरूरी था। जब वो जरा हल्की हुई, एक हल्की मुस्कुराहट से देवेश ने पूछा, अब चलें? बी ए ब्रेव गर्ल, चीयर अप। सुमी के होठों पर बहुत दिन बाद मुस्कुराहट आई और मन ही मन उसने देवेश को धन्यवाद दिया। उसने उससे वादा किया कि वो वैसा ही करेगी जैसा देवेश ने कहा है, और फिर एक निश्चय से सुमी के कदम घर की तरफ बढ़ गए। सुमी अब बहुत बदल गई थी। उसके मन में दृढ़ निश्चय और लक्ष्य था कि उसे किसी की भी बात दिल पर नहीं लेनी और अपना करियर बनाना है। वो फिजिक्स से एमएससी बीएड थी, अपने कॉलेज की होनहार स्टूडेंट। घर वालों की जल्दीबाजी में बहुत अच्छा रिश्ता है कि आगे उसकी एक ना चली थी। बाकी तो उस समय भी उसे अच्छी नौकरी के ऑफर थे। रीमा परेशान थी कि अब सुमी जो पहले जरा जरा सी बातों पर रो पड़ती थी, बड़ी सी बड़ी बातों को मुस्कुरा के सह जाती है। मानो उनका टॉर्चर कुछ असरदार ना हो रहा हो, तो वो नित नए मौके ढूंढती उसे जलील करने के। कई बार देवेश बेकाबू होकर बीच में बोलना चाहता, पर सुमी ने खास रिक्वेस्ट की थी कि वो घर में कभी उसका फेवर ना ले, वो खुद ही संभाल लेगी सब। बस सुमी को देवेश का पास में होना ही बहुत सपोर्ट करता। जैसे उसके बुझते दिल में नई रोशनी सी जल उठी थी और नई उमंग और विश्वास से तो भर गई थी। एक दिन देवेश ने उसे कुछ फॉर्म लाकर दिए। शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी थी। सुमी बोली, मैं सब भूल गई हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस भी कहाँ रह गया है। अब देवेश ने उसके होंठ पर उंगली रख दी और आंखों से ही उसे कॉन्फिडेंस की घुट्टी पिला दी हो मानो। सुमी ने उससे वादा किया कि मैं अपनी पूरी जान लगाकर इंटरव्यू की तैयारी करूँगी। गुड गर्ल, देवेश मुस्कराया और वहाँ से चला गया जल्दी से। उन्हें डर रहता था कि कहीं घर में किसी को बातें बनाने का मौका ना मिल जाए। सुमी को भी आश्चर्य होता कि देवेश से वो कैसे सम्मोहित सी होती चली जा रही थी। उसकी हर बात उसके मन मस्तिष्क में छाई रहती। ये कैसा जादू था उसका जो उसे हर पल इतनी असीम शक्ति दे रहा था। घर में बड़ी मुश्किल से उसने सबको राजी किया था अपनी सर्विस के लिए। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस काबिल भी है कि इतनी बड़ी जॉब ले पाएगी। फिर जब वो सारे घर के काम के साथ ये डबल ड्यूटी करने पर आमादा है, तो उसे क्यों रोका जाए, सोचकर उसे अनुमति मिल गई। आज वो जल्दी ही सब काम निपटा के इंटरव्यू के लिए घर से निकली थी। दौड़कर उसे बस पकड़नी थी, पर थोड़ी ही दूर निकलकर गली के पार ही की थी कि उसकी चप्पल टूट गई। उफ, वो घबरा गई। अब क्या होगा? अब इंटरव्यू में समय से कैसे पहुंचूंगी? वो बड़बड़ाई। तभी देवेश ने अपनी गाड़ी उसके पास रोकी और गेट खोलकर उसे बैठने का इशारा किया। वो आबाक उसे देखती रह गई थी। आप? हकलासी गई वो। आपको मेरी तकलीफ़ का कैसे पता चल जाता है? कहा था ना, तुम्हारा साया बनकर साथ दूंगा। वो मुस्कराया। अब जल्दी बैठो, लेट हो जाओगी। अभी तुम्हारी चप्पल भी ठीक करानी है। पल भर को वो हिचकी, कोई क्या कहेगा। अब चलो भी, या आज इंटरव्यू नहीं देना है, देवेश बोला। रास्ते में देवेश ने उसे बहुत सारी बातें बताईं। उसे जैसे इतनी कम उम्र में ही सारे संसार का बहुत ज्ञान था। उसकी बातों से सुमी का टूटता विश्वास फिर जुड़ जाता। आज तो जल्दी में थी, पर देवेश ने वादा किया कि जल्दी ही वो उसे और लोगों का दुख दर्द दिखाएगा, जिससे उसे पता चलेगा कि वो तो बहुत सुखी है। सुमी जब कॉलेज से निकली तो खुशी से उसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे उसी वक्त सिलेक्ट कर लिया गया था
और नियुक्ति पत्र भी उसके हाथ में था। वो सबसे पहले देवेश को ये खबर सुनाना चाहती थी, जिसकी बदौलत ही वो ये हासिल कर पाई थी। ये सर्विस मानो उसकी नई ज़िंदगी के द्वार खोलने वाली थी। सुमी की तो जैसे ज़िंदगी ही बदल गई थी। उसकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि उसे किसी भी बात का गम करने के लिए वक्त ही न रहता। सुबह जल्दी उठ सारा काम, रसोई निपटा, स्कूल भागती। देर शाम तक फिर काम, लेक्चर तैयार करने और हजारों काम। इतनी व्यस्तता के चलते अब वो खुश रहने लगी थी। उसके स्टूडेंट, संग काम करने वाले दूसरे टीचर, सबकी चहेती बनती जा रही थी। अभी तक उसने अपनी वैल्यू करनी नहीं सीखी थी। घर के तानों ने और उसके साथ हुए हादसे ने उसका मनोबल बिल्कुल तोड़ दिया था। ऐसे में देवेश का ख्याल आते ही उसका मन श्रद्धानत हो जाता। किस जन्म का नाता है उसका देवेश से, जो वो उसके जीवन के रेगिस्तान में बारिश की फुहार या ओएसियस बन प्रकट हुआ था। अब घर वाले, विशेषकर रीमा जी के लगाए पहरे की शक्ति भी थोड़ी ढीली पड़ने लगी थी उस पर। बिना बात वो उसे न छेड़ती और सुमी के लिए यही काफ़ी था। कभी कभी देवेश उसे अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ देता या ले आता था। आज भी वो देवेश के साथ घर लौट रही थी। आज हाफ डे था, इसलिए कुछ वक्त था। काफ़ी समय से वो देवेश के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती थी। उसने सुमी से वादा भी किया था कि वो उसे कुछ लोगों से मिलवाएगा। सुमी की जिद पर देवेश ने अपनी गाड़ी दूसरी दिशा में मोड़ ली और थोड़ी देर में वो एक वृद्धाश्रम के आगे रुक गए थे। सुमी देवेश के साथ खिंची चली जा रही थी। उसने देखा वहाँ कितने बूढ़े लोग हैं। देवेश को देखते ही खिल गए हों मानो। देवेश भी बड़ी आत्मीयता से उनसे बतिया रहा था। हाँ बाबा, अब कैसी तबीयत है आपकी? किसी वृद्ध से उसने पूछा। अरे बेटवा, जिस दिन तुम इधर आए रहे समझो दिवाली हो गई, वो बोले। और अम्मा, ऑपरेशन के बाद कैसी हो? अब तो दर्द नहीं? देवेश ने पूछा। तुझे देखकर सारे दर्द गायब हो जाते हैं बेटा, वो बूढ़ी औरत बोली। सुमी देख रही थी विस्फारित आंखों से। कितना प्यार करते हैं सब इन्हें, इनका पूरा परिवार हो जैसे यहाँ। उसके बाद वो पास ही के अनाथालय में गया। सारे बच्चे देवेश से लिपट गए और वो उन्हें संग लाए फल मिठाई बांट रहा था। सुमी को भी उसने अपने साथ लगा लिया था। थोड़ी देर को सुमी उन सबके साथ छोटा बच्चा ही बन गई थी। देवेश ने सुमी को बताया, मैं भी तो अनाथ ही हूँ, मुझे अंकल आंटी ने पाला, उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता मैं। लेकिन आज तुम्हें दोनों जगह जहाँ ले गया इनके अपने नहीं हैं या उन्हें अकेला कर गए हैं। इनके दुख का क्या कहोगी? कौन दुखी नहीं है यहाँ? सब अपना जीवन ख़त्म तो नहीं कर लेते, और ना ही है कोई समाधान है इस समस्या का। सुमी की आंखों में देखते देवेश ने कहा। सुमी काफ़ी खुलती जा रही थी उससे। थोड़ा डरते हुए उसने पूछा देवेश से, अच्छा आप एक बात बताओ, आपने शादी क्यों नहीं की? देवेश एक फीकी सी मुस्कुराहट से इस बात को टाल गया, लेकिन सुमी ने भी जैसे जिद पकड़ ली थी। बताइए ना प्लीज़, आप हैंडसम हैं, कमाते हैं, उम्र भी है शादी की, फिर भी। देवेश ने उससे वादा किया, आज नहीं पर फिर किसी दिन बताता हूँ तुम्हें इस बारे में भी। सुमी कितने समय बाद आज अपने मम्मी पापा से मिलने उनके घर गई थी। कहने को एक ही शहर में थे वो लोग, पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी रही कि मिलना जुलना सब बंद था। अब उसकी जॉब के साथ उसकी ज़िंदगी में आए बदलाव में ये भी शामिल था कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाने आने लगी थी। फिर यह तो उसके मायका था। उसके माँ बाप बहुत शर्मिंदा थे कि वो सुमी के लिए कुछ ना कर पाए, पर सुमी ने उन्हें सामान्य कर दिया कि मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। अब वो काली रात खत्म हुई, उसका जिक्र कर दिल ना दुख जलाओ माँ, सुमी कई बार उन्हें कह चुकी थी। वो लोग देवेश से भी मिलना चाहते थे, उसका आभार प्रकट करना चाहते थे, जिसने उनकी बेटी की ज़िंदगी फिर से संवार दी थी। सुमी ने देवेश को फ़ोन कर दिया था कि अगर वक्त निकाल सकें तो शाम को उसे लेने आ जाएं उधर। देवेश सुमी को कभी ना बोल सके ऐसा तो बिल्कुल ना था। सुमी के पेरेंट्स, भैया भाभी को देवेश से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत नेक दिल लड़का था और उनकी सुमी के लिए तो देवदूत बनकर आया था। वहाँ से लौटते हुए फिर किसी बात पर जिक्र छिड़ गया, शादी की बात का। देवेश सुमी से बोला, अच्छा आप बताएं, शादी का क्या मतलब होता है आपकी निगाह में? सुमी चकरा गई। यह भला कैसा प्रश्न है? शादी शादी होती है। एक लड़की सैकड़ों अरमान के साथ अपने पिया के घर जाती है और वहाँ वो नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, और क्या? देवेश बोला,
शादी दो लोगों का बंधन भर नहीं होती है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लोग शादी को मौज मस्ती की शुरुआत समझते हैं वो गलती करते हैं। आप जिस संतान को जन्म देते हैं, आपकी ड्यूटी होती है उसे पैदा करके यूं ही ना छोड़ दें, उसे संस्कार भी दें, एक अच्छा इंसान भी बनाएं। सुमी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसे लग रहा था कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो उसका गहरा अर्थ है। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत झटके खाए हैं और धोखे देखे हैं। शायद इसलिए देवेश ने सुमी से फिर पूछा, अच्छा बताओ, तुमने कभी दो सच्चे प्यार करने वालों को कभी मिलते देखा है? सुमी सोच में पड़ गई। ज़्यादातर लव स्टोरीज का अंत दुखद ही होता है, हीर रांझा, लैला मजनू या कोई और। पता है ऐसा क्यों होता है? देव दार्शनिक अंदाज में बोला। दरअसल प्यार एक गीत है, काव्य है, सृजन है, लेकिन तब तक जब तक आप सिर्फ प्यार करते हैं, एक दूसरे से बंधन में नहीं बंधते। सुमी बोली, मतलब शादी होते ही क्या हो जाएगा फिर वो एक गणित बन जाता है जिसमें दोनों ही प्लस माइनस करना शुरू कर देते हैं। देवेश खोया हुआ सा कहने लगा, प्यार जैसे ही शादी में बदलता है, दोनों एक दूसरे को अपनी जायदाद की तरह ट्रीट करने लगते हैं। फिर दूसरे पर अनधिकृत अधिकार घुटन पैदा करता है, जो मुझे पसंद नहीं है। सुमी ने कहा, फिर विवाह के बिना उस रिश्ते का समाज में मोल क्या है? ऐसे तो निरंकुशता, अनाचार बढ़ेगा। समाज की कुछ सीमाएं होती हैं। देवेश के चेहरे पर पीड़ा की लकीरें पड़ी जा सकती थीं। उसने अपने माँ बाप को बहुत कम समय ही देखा था, लेकिन अपनी माँ बाप के कटु वैवाहिक जीवन की स्मृतियाँ उसके बाल मन पर बहुत गहरे से अंकित थीं। फिर बचपन में ही यहाँ अशोक अंकल और रीमा आंटी ने पाला, जहाँ रीमा आंटी ने उसे कभी पसंद नहीं किया। कुल मिलाकर वो विवाह करने के नाम से चिढ़ता था। उसे लगता था कि कोई भी आपसी सामंजस्य से नहीं रह सकता, और ऐसे में बच्चे पैदा करके लोग समाज में अस्थिरता पैदा करते हैं। ये प्यार मोहब्बत सब बेकार की किताबी बातें हैं। जिसका जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है वो प्यार काम निकलते ही पहचानते भी नहीं। सुमी उसका ये रूप पहली बार देख रही थी और वो कुछ डर सी गई थी उससे पहली बार ही। कुछ समय तक सुमी और देवेश में फिर इस बारे में कोई बात नहीं हुई। दोनों ही कोई पहल करने से डरते थे। जिंदगी पूरी रफ्तार से आगे निकलती जा रही थी। एक तरफ सुमी के माँ बाप ये चाहते थे कि उनके जीते जी सुमी का घर फिर से बस जाए। उधर अशोक, रीमा भी देवेश की शादी किसी सुंदर सुशील लड़की से कराना चाहते थे, पर दोनों ही ना तो आपस में ही ना किसी और से शादी को हाँ करते। आज बसंत पंचमी थी। रीमा ने अपने घर में छोटी सी पूजा रखी थी। काफ़ी लोग आ चुके थे। सुमी के मम्मी पापा, भैया भाभी भी आए थे। सुमी पीली शिफॉन की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। कभी कभी हल्का सा मेकअप कर लेती तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते। बड़ी मधुर आवाज़ में उसने सरस्वती वंदना गाई और कुछ गीत सुनाए। हर तरफ उसकी आवाज़ का जादू बिखरा था। सब तारीफ़ें कर रहे थे। देवेश भी आश्चर्य में था कि सुमी के इस टैलेंट को पहली बार देखा है। सभी मेहमान विदा ले चुके थे। बस सुमी के घरवाले ही वहाँ रुके थे अभी। सभी घरवालों ने आपस में दोनों को मिलाने का कुछ प्लान बना रखा था। उसी के मुताबिक रीमा सुमी के पास पहुंची। देख बेटा, देवेश के लिए लड़की कैसी लगी तुझे? देवेश ने तो लगभग हाँ ही कर दी है। सुमी जैसे आसमान से ज़मीन पर गिरी, पर खुद को संभालते हुए बोली, अगर उन्हें पसंद है तो मुझे क्या आपत्ति होगी, आप लोग देख लें। ठीक वैसे ही सुमी की मम्मी एक लड़के का फ़ोटो देवेश के पास ले गईं कि तुम ही बताओ ये लड़का सुमी के लिए ठीक रहेगा, उसे तो पसंद है। देवेश भी मानो ये सुनने को तैयार ना था। चौंक गया वो। अच्छा, ये कब हुआ? बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया। बस पिछले ही हफ्ते, उन्होंने कहा। तुम तो उसके बहुत करीब हो, उसकी पसंद नापसंद भी जानते हो, तो बताओ उसके लिए क्या सही रहेगा। उन्होंने उसे कुरेदा। बहुत चोट पहुंची थी देवेश को। वैसे तुम उससे हर बात पूछेगी, इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं कही। खैर मुझे क्या, उसकी ज़िंदगी, उसके निर्णय। वो उदास हो गया था और ये उन्होंने नोटिस भी कर लिया था। चुपचाप वहाँ से सरक लिए। फिर सारे घर वाले बहाने से कहीं बाहर चले गए। शाम का धुंधलका छा गया था। सुमी अपने और देवेश अपने कमरे में उदास से बैठे थे कि सुमी को लगा उसे देवेश को बधाई तो देनी चाहिए। वो उसके कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि लाइट चली गई और उसका पैर किसी चीज़ में अटक गया। सुमी की चीख निकल गई और देवेश दौड़ता हुआ अपने कमरे से निकला।
सुमी के पैर से खून बह रहा था और देवेश पागलों की तरह घबरा के बेचैनी और हड़बड़ाहट में संभालते हुए उसे अपने कमरे में ले आया। देख के नहीं चल सकती थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? एक पल भी नहीं सोचा तुमने? अचानक लाइट भी आ गई और सारे घर वाले भी। वो दोनों अलग हो गए। घबराए से इधर उधर बगलें झाँकने लगे, जैसे कोई चोरी पकड़ ली गई हो। रीमा जी हंसने लगी और बोली, आखिर तुम दोनों कब मानोगे कि तुम्हें एक दूसरे से प्यार है? दोनों ही हचकचा के उन्हें देखने लगे। अभी तो हमें जो फ़ोटो दिखाए गए थे वो। अरे बेवकूफ़ों, फिर तुम मानते नहीं और शायद पहचानते ही नहीं कि तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। अशोक बोले तो दोनों ही लजा गए। देवेश अभी भी खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था इस अप्रत्याशित सिचुएशन के लिए। जहाँ कुछ देर पहले बेचैन हो उठा था सुमी से रिश्ते की बात जानकर, उसकी चोट देखकर बिलख उठा था, वहीं शादी के लिए उठते संदेह अभी भी मन में घर बनाए हुए थे। अशोक जैसे उसकी मना स्थिति को भांप गए थे। वो उसे समझाने लगे, सुमी तुम्हारी देखी भाली लड़की है। उसका स्वभाव, आदतें और जीवन के प्रति दृष्टिकोण तुम देख ही चुके हो। माना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के ही पीता है, पर हर किसी बात का एक वक्त होता है। अगर वो वक्त निकल जाए तो उसकी महत्ता नहीं रहती। देवेश को उसकी बातें समझ आ रही थी। सुमी के मन में भी अशोक के लिए आदर और सम्मान छलक रहा था। वो भी ये चाहती थी, पर अपनी जुबान पर लाने से डरती थी। आज खुद उसके ससुर ने कहा तो उसका संशय दूर हो रहा था। अचानक देवेश की निगाहें सुमी की ओर उठी और उसने लाज से अपनी पलकें झुका लीं। उसकी माँ ने देवेश से कहा, अब बस भी करें देवेश बाबू, जल्द ही इस घर में शहनाई की आवाज़ गूंजनी चाहिए। और फिर बसंत पंचमी के उस रूमानी माहौल में दो दिलों की सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, पिया बसंती रे।